आज की सारी बड़ी खबरों के साथ आगे सामने में दोस्तों चलेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी अपडेट आपको बताएंगे चिराग पासवान के द्वारा एनडीए गठबंधन के खिलाफ दिए गए बयान के बाद अब कन्हैया कुमार को आगे करते हुए अध्यक्ष की ओर से एक बड़ा ऐलान किया गया। बताएंगे क्या जानकारी दी गई है दोस्तों। इसी के साथ में एनडीए गठबंधन की दो बड़ी पॉलिटिकल पार्टी ने बीजेपी को मुस्लिमों के खिलाफ टिप्पणी करने पर जोरदार तरीके से फटकार लगाई है दोस्तों। और मोदी को क्यों राहुल गांधी ने लिखा है लेटर, एक एक करके चलेंगे आज शाम की सारी बड़ी अपडेट की तरह। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि देश सांप्रदायिक ताकतों से मुक्ति चाहता है तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में देश मांगे बदलाव लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार ने शुक्रवार को बात करते हुए आगामी विधानसभा चुनाव में कन्हैया कुमार की भूमिका पर अपनी प्रतिक्रिया दी है दोस्तों। उन्होंने कहा है कि पार्टी अच्छे वक्ताओं को जनहित के मुद्दों से जोड़ती है। एक तरह से कांग्रेस ने इशारे में साफ कर दिया है कि बिहार चुनाव में कांग्रेस पार्टी की तरफ से कन्हैया कुमार खास चेहरे के तौर पर आगे रहेंगे, यानी कांग्रेस कन्हैया के विरोधियों के दबाव में नहीं आने वाली है दोस्तों। और उन्हीं के नेतृत्व में आगे बढ़ेगी यात्रा। डंके की चोट पर बिना किसी रोक टोक के कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के द्वारा दिए गए सपोर्ट के बाद कह सकते हैं कि बिहार में कांग्रेस पार्टी की स्ट्रेटजी क्लियर है दोस्तों। और अब पप्पू यादव भी आगे निकल गए हैं। पप्पू यादव को भी कैंपेनिंग कमेटी की जिम्मेदारी मिल सकती है और यही बड़ा कारण है कि उन्होंने भी अपनी तैयारियां शुरू कर दी है दोस्तों। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर पप्पू यादव ने एक बड़ा बयान जारी किया है दोस्तों। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एनडीए गठबंधन ज्वाइन करने के लिए बोला गया है। आपको बता दें कि पप्पू यादव ने कहा कि नीतीश कुमार को महागठबंधन में आना चाहिए, क्योंकि अगर नीतीश कुमार हमारे साथ इंडिया गठबंधन के साथ में आएंगे तभी उनकी पार्टी बचेगी, वरना शिंदे वाला हाल नीतीश कुमार का होने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी और ऑब्वियस सी बात है कि बीजेपी की ज्यादा सीटें आएगी दोस्तों। और जिस दिन ऐसा होगा अब बीजेपी नीतीश कुमार को अलग थलग करके उनकी पार्टी में सेंधमारी करके शिंदे जैसी स्थिति नीतीश कुमार की करने जा रही है दोस्तों। आपको क्या लगता है, क्या नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटजी और आज अमित शाह के दौरे पर क्या कोई विचार विमर्श नहीं कर रहे होंगे? उनको कोई बताने वाला नहीं है कि क्या भारतीय जनता पार्टी उनके साथ शिंदे वाला अभियान चला रही है? पप्पू यादव की ओर से तो ऑफर दिया गया है, देखते हैं इस ऑफर पर उनकी ओर से क्या प्रतिक्रिया आती है। इसी के साथ में एनडीए गठबंधन की पार्टी जयंत चौधरी की पार्टी, जिनके पास 2 सांसद और चंद्रबाबू नायडू जिनके पास 16 सांसद है दोस्तों। और सबने मिलकर एनडीए गठबंधन मोदी सरकार को सपोर्ट कर रखा है, जिसके कारण केंद्र में भाजपा की सरकार चल रही है। जयंत चौधरी ने बीजेपी सरकार के खिलाफ जोरदार मोर्चा खोलते हुए उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के द्वारा लिए गए फैसले की सड़कों पर नमाज पढ़ने पर पासपोर्ट रद्द हो जाएगा, इसकी आलोचना की है दोस्तों। जयंत चौधरी ने कहा है कि मैं बीजेपी सरकार के इस फैसले का विरोध करता हूं। चंद्रबाबू नायडू ने भी वक्फ के कानून के मद्देनजर कहा है कि वो वक्फ की संपत्ति की रक्षा के लिए सारे प्रयास करेंगे और वक्फ की संपत्ति को कभी नुकसान नहीं होने देंगे। इसका मतलब वे भी वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ इनडायरेक्ट तरीके से विरोध कर रहे हैं दोस्तों। तो भारतीय जनता पार्टी वक्फ का कानून पास तो नहीं करवा पाएगी, क्योंकि अपने साथी लोग विरोध करने पर खड़े हो गए हैं। चंद्रबाबू नायडू के विरोध करने का मतलब यह है कि बीजेपी कभी हिम्मत नहीं जुटा पाएगी बाबू यानी चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ जाने की। दोस्तों आपको क्या लगता है, अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि पल पल की सारी बड़ी अपडेट आप लोग तो लगातार पहुंचती रहे। इसी के साथ में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखा है दोस्तों। राहुल गांधी ने पत्र में लिखा है कि मैं केरल, गुजरात, अंडमान निकोबार के तट पर माइनिंग के आदेश देने पर सरकार की आलोचना करता हूं, इसकी निंदा करता हूं। यानी केंद्र की मोदी सरकार जो कोस्टल एरिया है दोस्तों वहां पर माइनिंग की इजाजत दे रही है, वहां पर खुदाई होगी और इसके कारण एनवायरमेंट को अच्छा खासा नुकसान हो सकता है दोस्तों। आप लोग जानते हैं कि समुद्र के किनारे जो खुदाई होगी तो वहां पर किन कंपनियों को ठेका दिया जाएगा दोस्तों। अंडमान निकोबार के साथ साथ और भी जो कोस्टल एरिया है वहां पर यह आदेश जारी किया गया है। ऑफशोर एरिया मिनरल एक्ट के तहत पहले उस क्षेत्र के बारे में स्टडी की जानी चाहिए, उसकी रिसर्च की जानी चाहिए कि अगर वहां पर खुदाई की जाएगी और खनन किया जाएगा तो क्या इससे एनवायरमेंट को नुकसान होगा, क्या जनजीवन इससे अस्त व्यस्त होगा, उसके बाद जाकर खुदाई करनी चाहिए। लेकिन ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं बनाई गई। राहुल गांधी ने एक बड़ा दावा किया है दोस्तों। आपको बता दें कि नवंबर 2024 में एक आदेश जारी किया गया था जिसमें 13 ब्लॉक्स, जिसमें ज्यादातर ग्रेट निकोबार आइलैंड के भी एरिया है दोस्तों, वो ऐसा एरिया है जहां पर सबसे ज्यादा वैरायटी के समुद्री जीव मिलते हैं। अगर खुदाई होगी, कंस्ट्रक्शन होगा तो यहाँ पर समुद्र में रहने वाले जीव इससे प्रभावित होंगे दोस्तों। तरह तरह की मछलियां हैं, कोरल्स हैं, सी ग्रास है, इन सबको दिक्कतें होगी। राहुल गांधी ने इसी और इशारा किया है और सबको पता है कि ग्रेट निकोबार आइलैंड जो है वो भारत में सबसे बेहतरीन जगह है घूमने के लिए। यहाँ पर आपको तरह तरह की वैरायटी की चीजें दिखाई देंगी दोस्तों। और अगर यहाँ पर भी खुदाई होगी तो कहीं ना कहीं भारत के संपदा को नुकसान पहुंचाने का ये पूरा मामला है। जो भी आपको लगता है लिखकर जुटाएगा, ज्यादा से वीडियो को शेयर कीजिएगा। साथ साथ कांग्रेस पार्टी के सांसद शशि थरूर अपनी पार्टी से नाराज चल रहे हैं दोस्तों। गाहे बगाहे आने वाले उनके बयानों ने इन अटकलों को और ज्यादा पंख दे दिया है। आपको बता दें कि शुक्रवार को भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। जगह थी संसद और बात चल रही थी पाकिस्तान की। इस दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत के पड़ोसी मुल्कों में अल्पसंख्यकों की स्थिति के बारे में बात रखी दोस्तों। इस पर कांग्रेस के सांसद ने न सिर्फ सहमति जताई बल्कि पूरी तरीके से तथ्यात्मक बताया। जयशंकर ने पाकिस्तान और बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार को लेकर चिंता जताई थी दोस्तों। इस तरीके से बीजेपी सरकार के स्टैंड का समर्थन करने के बाद क्या शशि थरूर इस बात के संकेत दे रहे हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी की ओर अपना रुख रखते हैं? आने वाले दिनों के अंदर हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी को उनके ऊपर कोई बड़ा फैसला भी लेना पड़ सके दोस्तों। साथ साथ बीजेपी के 2 दिग्गज नेता पिछले कुछ दिनों से एक दूसरे के आमने सामने हैं। खीसर के विधायक रेवंत राम डांगा का लिखित पत्र वायरल हो रहा है जिसमें आरोप लगाए गए हैं मंत्री के ऊपर, जिसके बाद मंत्री भड़कते हुए कह रहे हैं कि उनके ऊपर आरोप लगाना आसान है लेकिन सबूत देना चाहिए। सबूत जब पूछे जाते हैं तो ये लोग पीछे हट जाते हैं। दरअसल दोस्तों कैबिनेट मंत्री गजेंद्र सिंह खीसर के बेटे धनंजय सिंह खीसर ने भी पिछले दिनों ज्योति मृधा को आड़े हाथ लेते हुए
तीखा तंज कसा था। धनंजय खीसर ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा था कि गिराने से पहले सोच लेना, गिरा तो मसला बनकर खड़ा हो जाएगा। नवंबर 2023 में हुए विधानसभा चुनाव से ठीक पहले पूर्व सांसद ज्योति मिर्धा कांग्रेस पार्टी छोड़कर बीजेपी में चली गई। ऐसे में धनंजय सिंह ने तंज कसे अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा कि नव आगमन नई उड़ान, पहले समझो फिर करो गुमान। एक क्षेत्रीय नेत्री को बस सही संदेश, अनुशासन ही संगठन का विशेष आदेश। कुल मिलाकर दोस्तों कांग्रेस पार्टी से बीजेपी में आई ज्योति मिर्धा को लग रहा था कि उनको पार्टी आगे बढ़ाएगी, लेकिन पार्टी ने खीसर के विधायक को मंत्री बना दिया। तो ज्योति मिर्धा एक तरीके से पूरे क्षेत्र में अलग थलग महसूस कर रही है और अब क्योंकि उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़कर बीजेपी ज्वाइन की थी तो अब कांग्रेस पार्टी में वापस जाएंगी भी नहीं और उनको कांग्रेस पार्टी लेगी भी नहीं। तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर उनकी वैल्यू कम हो गई है। तो उन्होंने अपने मंत्री पर भी झूठे आरोप लगा दिए हैं। दोस्तों ऐसा मंत्री दावा कर रहे हैं। अब देखते हैं दोनों के आरोप प्रत्यारोप के बीच में पार्टी की ओर से क्या स्टैंड लिया जाता है और कांग्रेस पार्टी इस पर कैसे मजाक उड़ाती है। दोस्तों साथ समाजवादी पार्टी के राज्यसभा के सांसद रामजीलाल सुमन ने राणा सांगा पर आपत्तिजनक बयान दिया था दोस्तों, जिसके कारण वे विरोधियों के निशाने पर है। अब राजस्थान के डिप्टी सीएम दिया कुमार का बयान आया है। दिया कुमारी ने कहा है कि ये बहुत ही गलत बयान है। सदन में ऐसी ओछी बातें करना चाहिए बिना इतिहास की जानकारियों और ऐतिहासिक तथ्यों की जानकारी के उन्होंने गलत बयान दिया क्योंकि उन्हें विरोधियों पर हमला करना था। दिया कुमारी ने न्यूज एजेंसी से बात करते हुए कहा कि ये उनकी मानसिकता को दिखलाता है। विपक्ष हमेशा ऐसा करता है। भारत में बड़े बड़े महापुरुष हुए, राणा सांगा ने कई युद्ध लड़े, बाबर के खिलाफ युद्ध लड़ा था। ऐसी टिप्पणी शोभा नहीं देती है। रामजीलाल सुमन ने बाबरनामा और डिस्कवरी ऑफ इंडिया के रेफरेंस में ये बातें कही थी दोस्तों। इस पर दिया कुमारी ने कहा कि उन्हें बाबरनामा ज्यादा पसंद है। सपा और कांग्रेस मिले हुए हैं, हमेशा ही आक्रमणकारी का पक्ष लेते हैं, उनको ज्यादा महान बताते हैं और जब उनकी सरकार थी तो भारत के महापुरुषों के बारे में हिस्ट्री में कुछ लिखा नहीं जाता था, बाकी आक्रमणकारियों के लिए लंबा लंबा चैप्टर लिखा गया था। कुल मिलाकर दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के लोग अब राणा सांगा पर दिए गए बयान को लेकर विरोध जता रहे हैं। हालांकि भाजपा का कोई नेता ये नहीं बता रहा कि जो उन्होंने फैक्ट बोला है वो क्या गलत है। साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को यानी कल नागपुर के दौरे पर जाने वाले हैं। दोस्तों नागपुर के हिंसा के बाद नरेंद्र मोदी का पहला दौरा होने वाला है, जिसे लेकर शहर में तैयारियां तेज हो गई है। संभावना है कि नरेंद्र मोदी अपने नागपुर दौरे पर आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात करने वाले। कॉमन सी बात है दोस्तों, आरएसएस के मुख्यालय जा रहे हैं तो मोहन भागवत से मुलाकात होगी ही। नरेंद्र मोदी अमूमन मोहन भागवत से मुलाकात करने से बचते हैं, बल्कि जेपी नड्डा को आगे किया जाता है मोहन भागवत से बातचीत करने के लिए, ताकि मीडिया में यह परसेप्शन ना बने कि आरएसएस बीजेपी के साथ मिलकर काम करती है। दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के सारे एजेंडे आरएसएस डिफाइन करती है तो दूरी बनाते हैं, लेकिन सबको पता है कि आरएसएस की विचारधारा ही बीजेपी की विचारधारा है। दोनों एक दूसरे से मिले हुए हैं। साथ पंजाब यूनिवर्सिटी में हरियाणवी सिंगर मासूम शर्मा के कार्यक्रम में एक छात्र की हत्या हो गई। दोस्तों चाकू से हुआ था हमला। आपको बता दें कि ये पूरी अपडेट पंजाब विश्वविद्यालय में एबीवीपी की ओर से किट्रोन कार्यक्रम में हरियाणवी सिंगर मासूम शर्मा की स्टार नाइट के दौरान एक युवक को चाकू मारकर घायल कर दिया गया। तो दोस्तों घायल युवक को पीजीआई में दाखिल करवाया गया था, जहां उसकी मौत हो गई। दरअसल दोस्तों जानकारी के अनुसार वारदात मुख्य स्टेज के पीछे हुई थी। म्यूजिक के शोर की वजह से पता नहीं चल पाया। हालांकि मौके पर कई स्टूडेंट ने शोर मचाया, लेकिन म्यूजिक की आवाज की वजह से पुलिस को काफी लेट से पता चला। दोस्तों कुल मिलाकर इस तरीके की हत्या खुलेआम हो जाना प्रशासनिक इंतजाम पर सवाल खड़ा करती है दोस्तों। और इस तरीके से मर्डर और हत्याएं कहीं ना कहीं पंजाब और हरियाणा के अंदर काफी कॉमन हो चुकी है दोस्तों। काफी ज्यादा लॉ एंड ऑर्डर की खराब स्थिति है, जबकि अमूमन दोनों राज्यों के अंदर क्राइम पहले काफी कम हुआ करता था, लेकिन आजकल कुछ ज्यादा बढ़ गया है। दोस्तों आप क्या समझते हैं इसके पीछे क्या है बड़ा कारण? हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए दोस्तों भाइयों बहनों मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख लेते हैं आपको चैनल जय हिंद जय भारत। वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। बहुत